तो दोस्तों अगर आप मेरा यूट्यूब वीडियोस फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता ही होगा मैंने 2018 में अपना अमेज़न एफबीए प्राइवेट लेबलिंग का बिज़नेस मैंने स्टार्ट किया था और मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया था और मुझे फाइनल ईयर पे ही मुझे पता चल चुका था कि मुझे इस पाथ पे नहीं चलना है। तो अगर मैं जॉब करता हूँ तो मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं मिलता है। उसके बारे में पता चल चुका था और मैं फाइनल ईयर में ही मैं अलग-अलग बिज़नेस के बारे में देख रहा था, जो मैं कर सकता हूँ फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए। और मैं ग्रेटफुल मानता हूँ क्योंकि मैंने उस वक़्त में अलग-अलग बुक्स पढ़ता था। तो उस बुक में मतलब एक टॉपिक के बारे में उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि सिर्फ़ 2 टाइप्स ऑफ बिज़नेस रहता है। एक बिज़नेस में मतलब आपको हर मंथ के लिए इनकम आता रहता है, मतलब आपका इनकम पॉज़िटिव में रहता है। पर लॉन्ग टर्म में उस बिज़नेस करने से कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब इंफ्रिंजमेंट कारण और आपको टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है उस बिज़नेस में। तो वो है एम्प्लॉयी, मतलब एम्प्लॉयी भी एक बिज़नेस ही है। मैंने मतलब पिछले कुछ वीडियोज़ में भी मैंने एक्सप्लेन किया है। तो अगर आप जॉब कर रहे हैं और अगर आप एम्प्लॉयी हैं किसी कंपनी के लिए, तो आप आपका टाइम ट्रेड कर रहे हैं वहाँ उसको। और दूसरे टाइप ऑफ बिज़नेस में मतलब आप स्टार्टिंग में आपका इनकम नेगेटिव में जाता है, मतलब आपको पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है। और जब आपके प्रॉफ़िट मिलने लगेगा, तो उसके बाद आप मतलब आपको कोई लिमिट नहीं रहता है। जब आपको प्रॉफ़िट आता रहता है, तो बहुत ही हाइट तक आपका इनकम ले जा सकते हैं। तो वो मतलब टिपिकल बिज़नेस है जो हम करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अमेज़न FBA हुआ, SaaS हुआ, तो अलग-अलग बिज़नेस है। उसमें अगर आप देखते हैं तो स्टार्टिंग में पर्सन इन्वेस्ट करते हैं और कुछ मंथ्स के बाद उनको प्रॉफ़िट आता है। कई तरह बिज़नेस ऐसा है मतलब कई सालों तक प्रॉफ़िट नहीं आता है। पर उसके बाद उनका प्रॉफ़िट है, उसके कोई लिमिट ही नहीं रहता है। तो इसलिए मैं ग्रेटफुल मानता हूँ क्योंकि कई सारे बिगिनर्स क्या करते हैं जो जो एंटरप्रेन्योरशिप करने के लिए सोचते हैं, तो वो आसान वे चुनते हैं, मतलब जो बिज़नेस में उनको पैसा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं, उस तरह बिज़नेस को चुनते हैं। तो मुझे इस टॉपिक के बारे में पता था, तो इसीलिए मेरा टाइम वेस्ट नहीं हुआ क्योंकि मतलब कई सारा ऑप्शन है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कहूँ तो उस वक़्त एफ़िलिएट मार्केट ऑफ़ कोर्स इस वक़्त भी है। तो उस वक़्त भी एफ़िलिएट मार्केटिंग था। एफ़िलिएट मार्केटिंग में मतलब आपको कोई पैसा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं, आसान है, मतलब अलग-अलग ऑप्शंस हैं। मैं सभी ऑप्शन को मैं यहाँ नहीं कहता हूँ, मैं बस एफ़िलिएट मार्केटिंग कहता हूँ। तो अगर आपको फॉलोइंग नहीं है, अगर आपके पास बड़ा फॉलोइंग नहीं है, आप कोई बड़े सेलिब्रिटी नहीं है, आपके पास ऑर्गेनिक फॉलोवर्स नहीं है, तो एफ़िलिएट मार्केटिंग में आप इनकम नहीं कर सकते। और मतलब अगर आप बड़े सेलिब्रिटी भी हो या मतलब बड़ा आपका फॉलोइंग है, आपका ऑर्गेनिक फॉलोवर्स ज़्यादा हैं, तो भी आप एफिलिएट मार्केटिंग पे डायरेक्टली डिपेंड नहीं हो सकते। तो मैं तो मतलब एज़ अ एंटरप्रेन्योर आपको अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग करने की सोचते हैं, आपको एज़ अ एंटरप्रेन्योर आपको नहीं सोचना है क्योंकि एफिलिएट मार्केटिंग कह के आप खुद को एंटरप्रेन्योर नहीं कह सकते। तो उस वक़्त मुझे भी मतलब एक रियल बिज़नेस चाहिए था जिसमें मैं लॉन्ग टर्म तक डिपेंड हो सकूँ। मुझे लॉन्ग टर्म तक पैसिव इनकम आ सके। तो इसीलिए मैं अलग-अलग बिज़नेस के बारे में देख रहा था और उसी तरह और एक बुक में भी मैंने पढ़ा था कि कोई भी बिज़नेस पिक करने के वक़्त आपको 3 पॉइंट्स आपको देखना है उस बिज़नेस में। और एक है स्केलेबिलिटी, मतलब कितना हाई तक वो आपका इनकम ले जा सकते हैं उस बिज़नेस करके। और दूसरा है फ्यूचर, उस बिज़नेस का फ्यूचर कैसा है, मतलब आप क्या लॉन्ग टर्म तक उस बिज़नेस कर सकते हैं कि नहीं। और तीसरा है बैरियर ऑफ एंट्री, मतलब कितना आसानी से आप उस बिज़नेस को कर सकते हैं। तो इस तीनों पॉइंट को मैंने कंसीडर करके अमेज़न एफबीए को चुना। तो अमेज़न एफबीआई में आपको पता ही होगा मतलब स्केलेबिलिटी बहुत ही हाई है। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल की तरह मैं अगर कहूँ तो अगर एक प्रोडक्ट से मुझे 30,000 नेट प्रॉफ़िट आ रहा है, तो 2 प्रोडक्ट है 60,000। तो अमेज़न में 200 मिलियन से भी ज़्यादा प्रोडक्ट है जो हम प्राइवेट लेबलिंग कर सकते हैं। ऑफ़ कोर्स सब कुछ आप नहीं कर सकते। तो उस तरह है, मतलब आपका इनकम डायरेक्टली जितना प्रोडक्ट्स आप लॉन्च करते हैं उस पे डिपेंड होगा। अमेज़न एफबीए पर। उसी तरह अगर मैं फ्यूचर के बारे में कहूँ तो मतलब ई-कॉमर्स तो मेगा ट्रेंड है। तो मैंने कई सारा पिछले वीडियोज़ में भी मैंने कहा है कि जैसे-जैसे इंटरनेट यूज़र्स ग्रो होंगे तो उसी तरह ई-कॉमर्स सेल्स भी ग्रो होगा। मतलब अमेज़न एफबीए 70 टू 80% शेयर ले चुका है स्पेशली इंडिया में और ज़्यादा कस्टमर्स अमेज़न को ट्रस्ट करते हैं। तो उस वक़्त मैंने वैसा ही सोचा था कि अगर जो भी इंटरनेट यूज़र्स है, जो भी ई-कॉमर्स कस्टमर्स हैं, अगर कुछ परसेंटेज से भी अगर बढ़ जाता है, तो उसका छोटा शेयर अगर मैं लूँगा, तो मुझे इनकम ज़्यादा बढ़ेगा। तो उस तरह मैंने सोचा था। तो अभी मतलब अगर आप देखते हैं गूगल में तो अराउंड 50% इंटरनेट यूज़र्स है इंडिया में। तो ज़रूर ग्रो होगा ही, मतलब यंगर जनरेशन जो है, वो लोग अमेज़न से खरीदना पसंद करते हैं और ओल्डर जनरेशन जो है मतलब 40 प्लस 45 ईयर ओल्ड प्लस लोग हैं, वो अभी पसंद नहीं करते। फिर भी कई सारा लोग अभी मतलब वो जान चुके हैं लॉकडाउन में मतलब अमेज़न पे खरीदने का और अलग-अलग एडवांटेजेस भी जान चुके हैं क्योंकि अगर मैं सिंपल एडवांटेज में कहूँ तो मतलब अगर आप किसी ऑफलाइन लोकल स्टोर में खरीदते हैं, तो आप रिटर्न नहीं कर सकते हैं। अगर कोई एक प्रोडक्ट लेते हैं और उसका मतलब डिफेक्टिव हुआ और आपको कुछ अलग रीज़न के लिए आपको आपको रिटर्न करना है,
तो ऑफलाइन स्टोर में रिटर्न कंप्लीट रिटर्न लेके रिफंड नहीं देते, तो रिप्लेस करना पड़ता है। और अमेज़न में वो ऑप्शन है। मतलब इस तरह कई तरह एडवांटेजेस है, मतलब आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। तो उसी तरह मतलब आपको लॉजिस्टिक्स की खर्चा नहीं रहता है, आपको विज़िट करने की ज़रूरत नहीं। तो उस तरह तो कई सारे एडवांटेजेस जान रहे हैं मतलब ओल्डर एज लोग भी। तो इसको भी मैंने कंसिडर किया था। तो जनरेशन जैसा-जैसा आगे बढ़ेगा तो ई-कॉमर्स पे और लीन करेगा। तो फ्यूचर उस पॉइंट को भी कंसिडर करके मुझे वो सही लगा। तो उसके बाद बैरियर ऑफ एंट्री। तो मतलब अगर आप स्केलेबिलिटी कंसिडर करते हैं, कहीं और बिज़नेस भी है मतलब जितना आप अमेज़न एफबीआई में स्केल कर सकते हैं। कई सारा अलग-अलग बिज़नेस भी है जिसमें आप स्केल कर सकते हैं, जैसे कि रियल एस्टेट हुआ, SaaS हुआ, सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विस। तो कई सारा बिज़नेस है, पर उसमें बैरियर ऑफ एंट्री थोड़ा हाई है। मतलब आपको इन्वेस्टमेंट अमाउंट ज़्यादा रखना पड़ता है, आपको लोगों को मैनेज करना पड़ता है, आपको रेंट देना पड़ता है। तो वो सब कुछ कॉम्प्लायंसेस और इन्वेस्टमेंट भी आपको नहीं लगता है अमेज़न एफबीआई में, अगर आप कंसिडर करें तो। आपको रिकमेंडेड यूनिट्स मंगवाना पड़ता है। तो उसका जो मेन कीवर्ड में फर्स्ट पेज में अगर 300 सेल्स आ रहा है, आपको बस 300 यूनिट्स मंगवाना पड़ता है। ऑफ कोर्स कम यूनिट्स में भी स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने भी वैसे ही किया था। मैंने पहला ऑर्डर में 46,000 इन्वेस्ट किया था और उसके बाद मैंने 96 तो उसके बाद मैंने अराउंड 96,000 इन्वेस्ट किया था सेकंड बैच के लिए। तो उस तरह आपको रिकमेंडेड यूनिट्स मंगवाना चाहिए। तो उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो उसी तरह अगर आप स्केलेबिलिटी मतलब जो इनकम जो रेवेन्यू आता है अमेज़न एफबीआई से उसको कंसीडर करते हैं तो इन्वेस्टमेंट बहुत ही कम है। तो उस तरह है दोस्तों आप तो इसीलिए बैरियर ऑफ एंट्री कंसीडर करके ही भी मुझे अमेज़न एफबीआई सही लगा। तो इसीलिए मैंने अमेज़न एफबीआई पिक किया था उस वक़्त और अभी भी अगर मैं उसी सिचुएशन पे अगर जाता हूँ तो मैं डेफ़िनेटली अमेज़न एफबीआई को ही पिक करता हूँ। और दोस्तों ये जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जैसे मैंने पहले फर्स्ट पॉइंट में कहा कि आपको मतलब कई सारा ऑप्शन मिलेगा जिसमें आपको ईज़ी लगेगा कि कर सकते हैं और उसमें आपको टाइम वेस्ट हो जाएगा। अगर आप थोड़ा बैठ कर लॉजिकली सोचते हैं, तो आपको पता चलता है कि कोई मतलब उस तरह नहीं रहता है कि डायरेक्टली आपको बिना कोई इन्वेस्टमेंट करके आपको पैसा मिल जाए, उस तरह नहीं रहता है। तो आपको कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करना ही पड़ता है, जो बिज़नेस अच्छा है, उसमें कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करना पड़ता ही है। तो इनडायरेक्टली अगर मैं कहूँ तो ऑफ कोर्स ज़ीरो से स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब अगर मेरा कहूँ तो जब मैं स्टडीज़ कर रहा था तो मैं पार्ट टाइम जॉब भी करता था। तो उसको मैंने इन्वेस्ट किया। मतलब मैं कह सकता हूँ कि मैं ज़ीरो से स्टार्ट किया पर डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली मतलब जो मैंने पार्ट टाइम जॉब करके मैंने इकट्ठा कर रखा था पैसा और मेरा बाइक भी था तो उसको भी मैंने बेचा था। तो उससे भी मुझे एक अमाउंट मिला था बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए। तो वो सभी पैसों को मैंने अमेज़न एफबीआई पे भी इन्वेस्ट किया था। तो उस तरह मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया था, उस तरह मैंने ज़ीरो से स्टार्ट किया। तो ये जानना आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि मैं कई तरह लोगों को देखता हूँ मतलब नॉन रिलायबल थिंग्स जो मतलब फॉर एग्जांपल मैंने कहा एफिलिएट मार्केटिंग या कुछ ट्रेडिंग या फ्रीलांसिंग वगैरह वो सब कुछ ही सोच के बैठते हैं कि मैं इसको ही करके मैं फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करूँगा, अपना इनकम गोल्स रीच करूँगा, उस तरह सोच के बैठते हैं। तो फिर जाके उनका बस टाइम वेस्ट हो जाता है। तो इसीलिए मैंने कहा और आपको हमेशा यूनिवर्स में क्या होता है, हमेशा ट्रेड रहता है। फॉर एग्जांपल अगर आपको 1 करोड़ चाहिए, तो आपको 10 लाख अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको रिमेनिंग 90 लाख का आपको एफर्ट डालना पड़ता है। वरना अगर आप 50 लाख इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो रिमेनिंग 50 लाख आपको एफर्ट डालना पड़ता है। तो तभी आपको 1 करोड़ मिलता है। तो हमेशा ट्रेड ही रहता है यूनिवर्स में, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, कोई भी फील्ड में हो, कोई भी बिज़नेस कर रहे हो। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको हेल्पफुल हुआ होगा और इस तरह मेरे साथ जुड़े रहे। मैं आपके साथ और भी ई-कॉमर्स का नॉलेज, एक्सपीरियंस शेयर करता रहूँगा और मैं आपको इसी तरह मतलब माइंडसेट का वीडियोस में भी डालता रहूँगा। तो बस धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे।